नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube ऑनलाइन क्लास में स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। कल हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था श्वसन तंत्र के बारे में। तो आज अपना अगला टॉपिक है, पढ़ते हैं रक्त के बारे में कि हमारे शरीर के अंदर रक्त है वो किस अवस्था के अंदर पाया जाता है और कौन कौन सी क्रियाओं को संपादित करता है। सबसे पहली बात करूं तो हमारा शरीर अनेकों लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कोशिका को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है और जल की आवश्यकता होती है। तो शरीर के अंदर पाई जाने वाली प्रत्येक कोशिका तक इन ऑक्सीजन, भोजन और जल की आपूर्ति कौन करता है या किसके द्वारा होती है? तो वो आपूर्ति होती है हमारे रक्त के माध्यम से। तो रक्त के बारे में और आगे डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं इसके अंदर। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो रक्त है वो एक प्रकार से हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन, जल और भोजन की आपूर्ति करता है। ये तो भी सबसे पहली बात। फिर बात करते हैं, रक्त है वो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अगर मैं शरीर के अंदर रक्त की मात्रा की बात करूं तो शरीर के अंदर रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर व्यक्ति के अंदर रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर के अंदर पाई जाती है। पुरुषों के अंदर महिलाओं की तुलना में रक्त की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। अगर मैं रक्त के पीएच की मान बात करूं तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, अर्थात हल्का क्षारीय है, हल्का क्षारीय द्रव है। रक्त है वो एक प्रकार का बफर विलयन है। क्या है? बफर विलयन। तो बफर विलयन क्या है? ऐसा विलयन या ऐसा द्रव जो अपने पीएच के मान में परिवर्तन का विरोध करे। अर्थात कहने का मतलब है कि रक्त है एक प्रकार से बफर विलयन के रूप में कार्य करता है, अर्थात रक्त के पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रक्त की पीएच मान कितना है? 7.4, जिसे हम कहते हैं हल्का क्षारीय द्रव है। फिर साथियों, बात करते हैं रक्त का निर्माण है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? तो रक्त है वो 2 पदार्थों से मिलकर बनता है। कितने पदार्थों से? रक्त 2 पदार्थों से मिलकर बनता है। वो 2 पदार्थ कौन कौन से हैं? जिसके अंदर सबसे पहला है प्लाज्मा और दूसरा है अपना ब्लड कार्पल्स, जिसे अपन कहते हैं रुधिर अणु। अर्थात प्लाज्मा और ब्लड कार्पल से रक्त हमारा मिलकर बना होता है। तो पहले बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में डिटेल से जानकारी।
प्लाज्मा रक्त का लगभग 55 से 60% भाग बनाता है। कौन? प्लाज्मा है वो रक्त का लगभग 55 से 60% भाग बनाता है। यह एक प्रकार का अजीवित भाग है। यह एक प्रकार से रक्त का अजीवित भाग है। इसका क्या कार्य है? रक्त के अंदर हार्मोन एवं पचे हुए भोजन का परिवहन, शरीर के अंदर जो भी अपने ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का स्राव किया जाता है, उन हार्मोन और पचे भोजन का परिवहन रक्त के कौन से भाग के द्वारा होता है? तो अपना वो आंसर है प्लाज्मा। फिर अगली बात करते हैं अपन ब्लड कार्पल्स के बारे में। अगला अपना पॉइंट है ब्लड कार्पल्स रुधिराणु। यह रक्त का लगभग 35 से 40% भाग होता है। इसके अंदर 3 प्रकार की कार्पल्स पाए जाते हैं, जैसे अपन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या इसे बिंबाणु कहते हैं। इनके अंदर 3 प्रकार की कार्पल्स पाई जाती है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। इन तीनों के अलग अलग कार्य है। तो अपन इन तीनों के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं कि अपने शरीर के अंदर आरबीसी कौन कौन सी क्रियाओं को संपन्न करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में तो इसका सबसे पहले पूरा नाम ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स अर्थात लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिका। अब साथियों आगे बात करते हैं इसका रंग कैसा होता है। तो आरबीसी का रंग है वो एक लाल होता है। इस लाल का भी कारण है क्योंकि इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? इस हीमोग्लोबिन के कारण इस आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसका निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन भ्रूणावस्था में इसका निर्माण यकृत या पलिया में होता है। कहां पर होता है? यकृत या फिर पलिया में। आगे बात करते हैं इस आरबीसी का जीवन काल के बारे में। तो इसका जीवन काल है वो काफी लंबा है, 20 से 120 दिन। इसका कितना जीवन काल है? 20 से लगभग 120 दिन इसका जीवन काल है। फिर बात करते हैं आगे इसकी मृत्यु कहां पर होती है? तो इसकी मृत्यु है वो यकृत या फिर पलिया में
यकृत या फिर पलिया में होती है, इसलिए इनको यकृत और पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? यकृत और पलिया को। अब विद्यार्थियों आगे बात करते हैं आरबीसी के कार्य की बात। तो आरबीसी का शरीर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है वो है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करना। ऑक्सीजन एवं CO2 की सप्लाई करना, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन की पहुंच करना या ऑक्सीजन को पहुंचाना और CO2 को वापस लाना, यह शरीर के अंदर कार्य कौन करती है? यह शरीर के अंदर कार्य करती है आरबीसी। कौन करती है? आरबीसी। अब साथियों थोड़ी सी और बात करते हैं आरबीसी के बारे में। अगर माना कि आप ऊंचाई की ओर जाते हैं, आप यहाँ पर कहीं पर पहाड़ों पर ऊपर रहते हैं, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर लगभग औसतन 30% आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कब होती है? जब आप पहाड़ों पर जाते हैं या फिर बहुत ही हायर ऊंचाई पर जाते हैं, तब आपके शरीर में लगभग 30% आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। लेकिन जैसे ही सोते समय व्यक्ति के सोते समय 5% आरबीसी की संख्या में क्या होती है? कमी होती है। कहने का मतलब अगर आप हाई ऊंचाई पर जाते हैं तो आपके शरीर के अंदर लगभग 30% आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है। लेकिन जब आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं, आराम करते हैं, सोते समय आपकी आरबीसी की संख्या में 5% क्या हो सकती है? कमी हो जाती है। आरबीसी की संख्या, तो पहले बात करते हैं पुरुष में, लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन, और महिलाओं में 45 से 50 लाख प्रति घन। आगे थोड़ा सा एक पॉइंट है कि आरबीसी की संख्या किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? तो वो है हीमोसाइटोमीटर। इस हीमोसाइटोमीटर यंत्र के द्वारा अपन शरीर के अंदर आरबीसी की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। करते हैं आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारी या मनुष्य के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है, उस आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद स्वरूप ऊंट और लामा, इन दो प्राणियों की आरबीसी में केंद्रक है वो पाया जाता है। इन दो प्राणियों के आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो आगे अपना टॉपिक है WBC। सबसे पहले इसका पूरा नाम व्हाइट ब्लड कार्पस अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं। बात करते हैं इसके रंग की, तो इसका रंग है वो श्वेत होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाया जाता है,
अर्थात आरबीसी का रंग था लाल, किसके कारण? इस हीमोग्लोबिन वर्णन के कारण। लेकिन ये डब्ल्यूबीसी ये श्वेत रंग की है, क्योंकि इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन वर्णक है ये एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं इसके निर्माण की। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु रक्त में होती है। इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? रक्त के अंदर। अगर मैं इसके जीवन काल की बात करूं तो इसका जीवन काल है वो 2 से 66 दिन का इसका जीवन काल है। आगे इसके अंदर बात करूं तो डब्ल्यूबीसी के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कणिकाणु, जिसे अपन कहते हैं ग्रेनुलोसाइट। दूसरी है अकणिकाणु, जिसे अपन कह सकते हैं एग्रेनुलोसाइट। ये कणिकाणु ये आगे 3 प्रकार की होती है, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और अगली है बेसोफिल। ये इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है ग्रेनुलोसाइट के अंदर। लेकिन इसके अंदर भी 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। पहली है लिम्फोसाइट और दूसरी है मोनोसाइट्स। इस लिम्फोसाइट्स को भी 3 भागों के अंदर बांटा गया है। टी लिम्फोसाइट, क्या टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स और प्राकृतिक मारक कोशिका अर्थात नेचुरल किलर सेल्स। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गए इसके प्रकार। इसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स है, प्राकृतिक मारक कोशिका ये जीवाणुओं को मारने का कार्य करती है। डब्ल्यूबीसी का अधिकांश भाग, डब्ल्यूबीसी का अधिकांश भाग है वो न्यूट्रोफिल से बना होता है। लगभग बात करूं तो 60% भाग है वो डब्ल्यूबीसी से मिलकर या डब्ल्यूबीसी का न्यूट्रोफिल से मिलकर बना होता है। आगे अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का कार्य कि शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी कौन सा कार्य करती है। तो इसका एक कार्य है रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। तो हमें रोगों से जो लड़ने की क्षमता प्रदान करती है वो कौन करती है? डब्ल्यूबीसी। दूसरा है शरीर के अंदर एंटीजन व एंटीबॉडी का निर्माण भी कौन करती है? डब्ल्यूबीसी एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण भी करती है। और अंत में अपना इम्पोर्टेंट कि शरीर के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है वो अनुपात है 600:1। बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका जो अनुपात है वो 600:1 है। अर्थात 1 डब्ल्यूबीसी पर 600 आरबीसी की संख्या पाई जाती है। प्लेटलेट्स या से अपन कहते हैं बिंबाणु। एक ही विद्यार्थियों, इसके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता है।
इसके अंदर भी केंद्रक है वो अब्सेंट होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का और इसकी मृत्यु पलीहा में, जिसे अब हम कहते हैं स्प्लीन। अब बात करते हैं इस प्लेटलेट्स का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य। ये प्लेटलेट्स क्या करती है? तो ये प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। ये क्या कार्य करती है? रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक है। और अगर मैं और इसके बारे में बात करूं कि और कौन कौन से पदार्थ या प्रोटीन जो रक्त के थक्का जमाने में सहायक है, तो एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। यह फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। अगर मैं विटामिन की बात करूं तो विटामिन के जो रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक है। तो साथियों, अपन ने पढ़ा आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। अब थोड़ी सी आगे जानकारी प्राप्त करते हैं रक्त के कार्यों के बारे में कि रक्त है वो अपने शरीर के अंदर कौन कौन से कार्य करता है। तो रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। सबसे पहला इसका कार्य है शरीर का तापमान नियमित बनाता है। दूसरी बात करें रक्त के बारे में, तो यह शरीर के प्रत्येक अंगों में समन्वय या मैं कहूं संबंध स्थापित करता है। कौन करता है? ब्लड संबंध स्थापित करता है। दूसरी बात है शरीर की प्रत्येक कोशिका को भोजन एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? इस रक्त के द्वारा ही होती है। शरीर से उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन में भी सहायक है। तो ये अपने पास हो गए रक्त के कार्य। एक है रक्त है वो पीएच मान भी नियमित बनाए रखता है। तो साथियों, ये तो हो गया अपने रक्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी। फिर आगे बात करते हैं रक्त समूह के बारे में कि अपने शरीर के अंदर कितने रक्त समूह पाए जाते हैं और रक्त समूह का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए बी, AB और O। तो पहले बात करते हैं
इन चारों रक्त समूहों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनका जो निर्धारण है वह आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर हमारे रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। इस ग्लाइकोप्रोटीन को अपन क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? एंटीजन कहते हैं। और ये एंटीजन अपने शरीर के अंदर दो प्रकार से हैं। एक है एंटीजन ए और दूसरा है अपना एंटीजन बी। तो बात करते हैं इन चारों ब्लड ग्रुप के बारे में। इस चारों ब्लड ग्रुप के अंदर कौन कौन सी एंटीजन पाई जाती है और कौन कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है। एंटीबॉडीज वो भी दो प्रकार की है। एंटीबॉडी दो प्रकार की, जिसको लिखने का अंतर थोड़ा सा, ये इसको लिखते हैं कैपिटल और इनको लिखते हैं अपन स्मॉल। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ये एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। बात करते हैं इन चारों ब्लड ग्रुप के अंदर कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन पाई जाती है और कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त समूह ए के बारे में। रक्त समूह ए में ए एंटीजन पाई जाती है। रक्त समूह बी में बी एंटीजन पाई जाती है और रक्त समूह ए बी में ए बी दोनों एंटीजन पाई जाती है और रक्त समूह ए ओ में कोई भी या किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती है। फिर आगे बात करते हैं रक्त समूह ए में एंटीबॉडी। तो रक्त समूह ए के अंदर एंटीबॉडीज वो है अपनी बी, रक्त समूह बी के अंदर एंटीबॉडीज ए और रक्त समूह ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है और रक्त समूह ओ में ए बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। अब विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, अपन कहते हैं ओ जो हमारा रक्त समूह है वह सर्वदाता है। ओ क्या है? सर्वदाता। और ए बी वह सर्वग्राही है। तो बात करते हैं ओ को अपन सर्वदाता क्यों कहते हैं? क्योंकि ओ के अंदर कोई किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होती है? एंटीजन अनुपस्थित। ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीजन नहीं पाए जाने के कारण इसे अपन क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। लेकिन ए बी के अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, या मैं कहूं कि ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाए जाने के कारण इसे अपन क्या कहते हैं? सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। तो हमारा सर्वग्राही हो गया ए बी और सर्वदाता हो गया ओ। रक्त समूह की खोज लैंड स्टील नामक वैज्ञानिक ने 1900 में की थी। ठीक है विद्यार्थियों, आगे अपन पढ़ते हैं इस आरबीसी की सतह पर एक और एंटीजन पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं आरएस फैक्टर।
तो अभी अपन आर एस फैक्टर के बारे में बात करते हैं। आर एस फैक्टर क्या होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव, आरबीसी की सतह पर एक और एंटीजन पाया जाता है जिसे आरएस कारक कहते हैं। जैसे अपन क्या कहते हैं, आरएस कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरएस कारक भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो आरएस पॉजिटिव और दूसरा आरएस नेगेटिव। जैसे अपन कहते हैं आरएस धनात्मक और आरएस ऋणात्मक। देखिए, जिस व्यक्तियों के अंदर आरएस कारक उपस्थित होता है उन्हें अपन आरएस पॉजिटिव कहते हैं, और जिन व्यक्तियों के अंदर आरएस कारक अनुपस्थित होता है उसे अपन आरएस नेगेटिव या आरएस ऋणात्मक कहते हैं। अगर मैं बात करूं पूरे विश्व की, तो पूरे विश्व में आरएस पॉजिटिव के 80% लोग और आरएस नेगेटिव के 20% लोग उपस्थित है। अब बात करते हैं, जैसे माना कि मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो इससे आप क्या समझते हैं? इससे अपन यह समझते हैं कि जो बी है ये तो अपना रक्त समूह है। क्या है? रक्त समूह है। और प्लस का निशान यह दर्शाता है कि अपने शरीर के अंदर आरएस कारक उपस्थित है। आरएस कारक क्या है? उपस्थित है। अगर यहाँ पर ऊपर होता बी नेगेटिव या माइनस का निशान होता तो यह दर्शाता कि इसके अंदर आरएस कारक अनुपस्थित नहीं है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, आरएस कारक शरीर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर माना कि एक पिता जो आरएस पॉजिटिव है, एक पिता जो आरएस क्या है? पॉजिटिव है, और माता आरएस नेगेटिव है। अब ध्यान से देखना, इनसे जो शिशु उत्पन्न होगा, अगर शिशु आरएस नेगेटिव है तो वह स्वस्थ रूप से जन्म लेगा। लेकिन अगर बालक आरएस पॉजिटिव निकला तो प्रथम संतान पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, माता का आरएस नेगेटिव और अगर माता के शरीर के अंदर भ्रूण के अंदर पलने वाला बालक जिसका आरएस पॉजिटिव है, तो ये माता के शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो इस प्लस के खिलाफ एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाएगा, और इस प्लस वाले बालक का भ्रूण के अंदर इसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीबॉडीज का निर्माण होगा वो इस शिशु को नष्ट कर सकती है। तो जो पहला बालक होगा वो तो स्वस्थ रूप से जन्म ले लेगा। क्यों? क्योंकि इस एंटीबॉडीज के निर्माण में समय लगता है और तब तक ये शिशु बाहर आ जाएगा। लेकिन दूसरी बार इसी कंडीशन के अंदर अगर बालक आरएस पॉजिटिव है तो इसके शरीर के अंदर जो पहले के समय एंटीबॉडीज का निर्माण हुआ था वो एंटीबॉडीज इस बालक को नष्ट कर देगी। अर्थात ये बालक भ्रूण में ही मर जाएगा या जन्म के पश्चात
कि मृत्यु हो जाएगी फिर से। अगर प्लस और माइनस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग है तो एक ही इनमें से मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमेशा प्लस और माइनस का, पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना सही है। थैंक्स विद्यार्थियों, आज अपन ने पढ़ा रक्त के बारे में।